सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम और इट्स फर्स्ट एप्लीकेशन दैट इज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन infinitely long charged wire. So say we have a long charge wire uniformly distributed by a charge, ठीक है, having length L. अब हमने क्या करना होता है, लास्ट भी हमने देखा था कि हमने इसका गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है. तो गॉसियन सरफेस जो पॉइंट जी आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ से, तो गॉसियन सरफेस बन जाएगा सर्कुलर. और गॉसियन सरफेस क्या होना चाहिए, क्लोज्ड फॉर्म में. तो इन सर्कुलर को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो ओवरऑल जो गॉसियन सरफेस किस फॉर्म का हो जाएगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म का हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर तीन सरफेस में ये डिवाइड हो गया. दिस इज अ S1, दिस इज अ S2 एंड दिस इज अ S3. और तीनों में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो हमें तीनों रीजन में फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर एप्लीकेशन हम कर रहे हैं गॉस थ्योरम की, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यूजिंग गॉस थ्योरम. तो हमें जब गॉस थ्योरम यूज़ करनी है तो हमने क्या करना है, यूजिंग गॉस थ्योरम. ओके, तो हमने गॉस थ्योरम यूज़ कर ली. क्या थी गॉस थ्योरम, द क्लोज सरफेस एरिया E डॉट डी एस एंड दैट इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. हमने ये पढ़ा था. ठीक है, नाउ ये जो E डॉट डी एस है यहाँ पर ये तीन पोर्शन में डिवाइड है. इट मीन्स सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. मीन्स E डॉट डी एस दैट इज इक्वल्स टू सरफेस S1 E डॉट डी एस. पूरा इस क्लोज सरफेस को हमने पूरा ओपन कर देना है. E डॉट डी एस अगेन प्लस सरफेस एरिया S2 E डॉट डी एस एंड लास्ट वन इज सरफेस एरिया S3 E डॉट डी एस. तीन पार्ट में ये जो सरफेस एरिया है हमारा डिवाइड हो गया. ठीक है, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, अब इन तीनों की वैल्यू फाइंड करेंगे. सबसे पहले हमने क्या, यहाँ पर हमने क्या करना है, इनकी वेक्टर फॉर्म ओपन करनी है. तो E वेक्टर मोड डी एस वेक्टर मोड, ठीक है, मोड आ जाएगी, इनटू आ जाएगा कॉस थीटा. सिमिलरली आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, E डी एस कॉस थीटा अगेन E डी एस कॉस थीटा. ये तीन फॉर्म में हमारी वैल्यू आ गई. ठीक है, फॉर सरफेस 3. अब हमने देखना है कि तीनों सरफेस में एंगल क्या बन रहा है. तो यहाँ पर एक हमने स्मॉल सरफेस एरिया ले लिया DS1 और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी पॉजिटिव चार्ज से. ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और DS1 का एंगल जहाँ पर क्या बन रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन है, तो यहाँ पर एंगल बन गया दोनों का 0 डिग्री. अब यहाँ देखें तो डी एस वेक्टर जो है इसका परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल. ठीक है, तो ई वेक्टर इस साइड है और जो है DS2 ये यहाँ पर एंगल बना रहा है, यहाँ पर थीटा 90 डिग्री. एंड यहाँ पर भी क्या बना रहा है, सेम इसका एंगल बन रहा है थीटा 90 डिग्री. एंड इन दिस केस व्हेन वी सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ थीटा देन थीटा 90 वी नो दैट इज इक्वल्स टू 0 एंड कॉस थीटा 0 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 1. तो हमारे पास जो है S1 सरफेस पे जो रिजल्ट है वहाँ पर थीटा हमारा 0 डिग्री आ रहा है. तो यहाँ पर हमारा cos 0 जो है, cos थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी और यहाँ पर हमारी वैल्यू जो है दोनों की 0 आ जाएगी. तो ओवरऑल हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी फॉर सरफेस 1 दैट इज इक्वल्स टू E डी एस 1 कॉस थीटा की वैल्यू हम, तो ये वैल्यू हम 0 की वैल्यू 0 लिख सकते हैं. तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास E. ठीक है, E क्या है यहाँ पर कांस्टेंट क्वांटिटी, तो इंटीग्रेशन सिर्फ किसकी होगी, DS1 की. तो यहाँ पर जो हम सरफेस यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ अ सिलेंड्रिकल सरफेस. तो ये वायर से हमारा बन रहा है सिलेंड्रिकल सरफेस. तो यहाँ पर सरफेस एरिया का क्या फार्मूला आ जाएगा, दैट इज़ अ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड विच इज इक्वल्स टू 2πr_L. L मीन्स जो भी वायर की लेंथ है. तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास. अब हमने ये जो रिजल्ट लिखा था गॉस थ्योरम का, इसमें इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो फ्रॉम वन रिजल्ट क्या आ जाएगा, E डॉट डी एस की हमारे पास वैल्यू आ गई E डॉट 2 और हमारे पास किसके इक्वल है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के. तो हमने फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो E हमारे पास आ जाएगा Q अपॉन 2πr_L एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो द लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में Q हमारे पास किसके इक्वल होता है, जो इसकी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा के साथ एंड Q किसके इक्वल होता है, लैम्डा L के साथ. तो यहाँ पर जब हम Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा L अपॉन 2πr_L इंटू एप्सिलॉन नॉट. L और L आपके कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा लैम्डा अपॉन
2 pi r epsilon naught, and this is the electric field intensity of the infinitely long charged wire. And in this case we can say that E is inversely proportional to R,